नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित पुराई। देखिए, उत्तराखंड के जो पीसीएस के पीवाईक्यूज थे, ठीक है, इनको हम कवर कर रहे थे। यहाँ पे एफआरओ के 2 पेपर हो चुके हैं, साथ में लोअर पीसीएस के में 2011, 2016 और 2022 का पेपर करवा दिया है। आज हम अपर पीसीएस का पेपर करेंगे जो कि 2021 का है। ये आपका 2022 में हुआ था, ठीक है। 2022 पेपर होता है, वो नोटिफिकेशन 2021 का था, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, देखिए 3 अप्रैल को ही 2022 में पेपर हुआ था। 2024 का जो प्री का पेपर है वो मैं करवा दूंगा अगले वीडियोस में, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कैसा पैटर्न है। देखिए, मेन चीज़ आप यहाँ पे क्वेश्चन को तो देखना क्या पूछ रहा है, एक आपको एक आइडिया मिलेगा करंट अफेयर कैसे पूछ रहा है, पॉलिटी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, एक आपको आइडिया मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना। आप लोग जो आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग कमेंट नहीं करते, इसका मतलब आप लोग अभी सीरियस नहीं है। देखिए, जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है, मैं यहाँ पे बताऊँगा तो आपको याद नहीं रहेंगे, बट जब मैं वो आपको होमवर्क में देता हूँ उससे क्या होता है, आप लोग जब उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर आप टाइप करके लिखते हैं, ठीक है, कमेंट में, तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो इसको थोड़ा ध्यान में दीजिए। और साथ ही आपके लिए पूरी कंप्लीट यहाँ पे करवाई जाएगी पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है। लिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, आज इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने 12 अनुसूचियां पढ़ी होंगी, जिसमें से 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून वाली, ठीक है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ वाली, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है। वर्ष 1985 में 52वें संविधान, अब क्वेश्चन पूछेगा कौन सा था, तो 52वां संविधान संशोधन था 1985 का, और 10th शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग अनुसूचियाँ जो है इनको एक बार आप पढ़ लेना, 12 की 12 अनुसूचियाँ, जिसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, ओरिजिनली हमारी 8 थी, उसके बाद 9वीं हमारी लैंड सेटलमेंट वाली जोड़ी गई थी, 10वीं हमारी ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाली जोड़ी गई थी, 11वीं हमारी पंचायत वाली जोड़ी गई थी, और 12वीं हमारी म्यूनसिपालिटी वाली जोड़ी गई थी, ठीक है। तो अभी 12 अनुसूचियाँ हमारी यहाँ पे। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात करता है, यहाँ पे हमारी कितनी है, 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। 7वीं अनुसूची यहाँ पे दी हुई है। 7वीं में क्या बात करते हैं, 3 चीज़ें, जो सेंट्रल लिस्ट है हमारी, स्टेट लिस्ट है, और साथ में हमारी जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो 6ठी वाली सूची में देख सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट समितियाँ जो हैं, कमिटी जो है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। प्राक्कलन समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे बोला गया था लोक लेखा समिति के बारे में। देखिए, लोक लेखा समिति की बात करेंगे, इसमें 22 मेंबर होते हैं आपके, इसमें 15 आपके लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि लोकसभा में कितने होते हैं, तो लोकसभा के आपके 15 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, लोक सेवा समिति के लोकसभा में 15 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें वर्तमान में केवल एक ही वर्ष की अवधि के लिए, ये 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति कब बनी थी, 1921 में अधिनियम की तरह बनी थी, गठित की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है लाहौर अधिवेशन 1929। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद ही जो हमारा 26 जनवरी हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अधिघोषणा हुई थी, उसके बाद जो 1930 में 26 जनवरी 1930 के लिए यहाँ पे बोला गया था कि हमारा स्वतंत्रता दिवस, जो स्वाधीनता दिवस, यहाँ पे हम इसको मनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मानी की यहाँ पे बात की गई थी। और 1947 के बाद जब हमारा संविधान वगैरह बनता है, ठीक है, तो इसके बाद ये 26 नवंबर को हमारा जो 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, बट इसका वेट किया गया कि 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, अपना गणतंत्र दिवस बनाएंगे, इसलिए 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। 1950 से हमारा ये लागू हो चुका था संविधान, ठीक है। एडिशनल चीज़ अभी आपको बता रहा हूँ मैं, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। चौथा है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपनाया गया था आपका 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब चीज़ें एडॉप्ट की जा रही थी, और 26 जनवरी के बाद 1950 के बाद हमारी चीज़ें सब यहाँ पे लागू हो गई थी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, पाँचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। अब देखिए, आपको जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेटेस्ट में आपके कौन इसके हेड है, ठीक है। जो
कह सकते हैं प्रेसिडेंट कौन है और इसमें मेंबर कितने होते हैं, रिटायरमेंट एज क्या होती है, वो सब आपको यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कभी इनका टाइम पूछा जाता है, कभी अध्यक्ष पूछ ले जाते हैं कौन है करके, या ये कब बना था, ये सब यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन, या क्वेश्चन जब पूछा गया था तो उस टाइम पे भारत के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए, ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया है, प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे पूछे गए हैं, तो ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना 12 अक्टूबर 1993 को यहाँ पे ये बना था। चलो आप लोग के लिए कमेंट, एक क्वेश्चन है, कमेंट में आप लोग बताएंगे अभी वर्तमान हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है रिसेंट में। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको 2025 में कौन है। चलिए अगला है छठा, नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में कौन था। देखिए अब ये क्वेश्चन उस टाइम पे न्यूज़ में था 2021 में, इसलिए पूछा गया था क्योंकि 2019 के बाद ही यहाँ पे चीज़ें बदली थी यहाँ पे। तो ये कौन थे, तो ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS होता है, ठीक है, तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं, जो CDS है। ठीक है, देखिए अभी के टाइम पे हमारे CDS कौन है, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इस पहले कौन थे ये भी आप लोग बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तराखंड की पर्सनैलिटी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो CDS बनाया गया था, ये बनाया गया था तीनों सेनाओं समन्वय में बैठाने के लिए। ठीक है, ये माना जाता है कि जो तीनों सेनाएं हैं उसके जो तीनों चीफ होते हैं वो इनसे संपर्क करेंगे, और ये संपर्क करेंगे आपके डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के रक्षा मंत्री होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है किसके सैन्य सलाहकार होते हैं, तो ये भारत के रक्षा मंत्री के क्या होते हैं, सैन्य सलाहकार होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो अगर आप इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जनरल बिपिन रावत जी पहले थे और अभी अनिल चौहान जी हैं। तो ये सब आपको चीज़ें हैं लिखी हुई, बट आपको जब तक पढ़ेंगे नहीं तो चीज़ें याद नहीं आएंगी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत पुरानी बॉडी है, 100 साल से पुरानी बॉडी इसको मान सकते हैं। 1919 में बनी थी ये, 1919 में ILO क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी। ठीक है, तो 1919 की ये बॉडी है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन से श्रेणी में आता है। देखिए पहले हम बात करेंगे तो संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट थे वो 7 थे पहले, बट बाद में इसको फंडामेंटल राइट को से हटा दिया गया है, इसको आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया है, और ये हमारा एक क्या है, लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट ये नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको ये ऑलरेडी नीचे लिखी हुई है, इसलिए नीचे मैं इनको नहीं पढ़ा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 10वां है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। तो देखिए जो क्षेत्रीय परिषद होती है जोनल काउंसिल होती है। ठीक है, अब कितनी जोनल काउंसिल है पहले आप लोग बताएंगे। अब यहाँ पे जोनल काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसके हेड करते हैं उसको होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर भारत के गृह मंत्री करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है, होम मिनिस्टर के साथ जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। उपाध्यक्ष प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन में एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अलग अलग दी हुई है, कितनी है यहाँ पे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद है। अब कौन कौन से, एक उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद है और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है। अब देखिए जो उत्तरी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो मीटिंग हुई थी 2023-24 में, वो देहरादून में हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। आई थिंक देहरादून में हुई थी या फिर ऋषिकेश में हुई थी, इसको आप एक बार देख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के अंदर होंगे। देखिए अगर किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो 6 मंथ के अंदर वहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने सिंपल आसान टाइप में पूछेगा, मतलब आपको फोकस इन्हीं पे करना है। ठीक है, 12वां है, भारत में सार्क, जो सार्क समिट है, ठीक है, तो शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। अब भारत की अगर बात करेंगे तो ये हुआ था 1986 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे हुआ था, कर्नाटका में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। 1986 में मीटिंग कहाँ हुई थी, इंडिया में हुई थी। ठीक है, इसका एक ही और पूछता है, इसका पूछेगा सचिव हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें एडिशनल चीज़ें भी हैं, इनको आप लोग खुद पढ़ेंगे, मैं बार बार से कह रहा हूँ। तो सजेस्ट पूछेगा सार्क में कितने हैं। ठीक है,
तो ये आपको देखेंगे, अफगानिस्तान, मालदीव जितने हैं साउथ एशियन नेशन वाली जो कंट्रीज हैं उनको भी एक लोग देख लेंगे। चलिए 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ये कौन सा था ये पूछना है। देखिए 101वें की बात करूंगा तो ये आपका जीएसटी वाला था, ठीक है। 100वां वाला जो था भारत, ये हुआ था 2015 के आसपास, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसको थोड़ी सीमा कुछ बांग्लादेश को हमने दी, कुछ बांग्लादेश की सीमा हमने ली, इससे रिलेटेड था। अब यहाँ पे बैकवर्ड क्लास की अगर बात करता है, ठीक है, तो बैकवर्ड क्लास में हो जाएगा आपका 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ठीक है। तो और ये होता है 2018 में होता है। क्लियर है आप लोगों को। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट और रखना, 2 नए अनुच्छेद भी यहाँ पे जोड़े गए थे, 338 का बी और 342 का ए, इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया गया था, ठीक। चलिए 14वां है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। देखिए भारत के अंतर्गत 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी विधानसभा सबकी जगह है, सब जगह है, ठीक है। जैसे आपका राज्यसभा है उसी की तर्ज पे विधान परिषद है। अब देखिए विधान परिषद को भंग संसद कर सकती है, ठीक है, ये भंग नहीं होती है, इसको खत्म कर सकते हैं, भंग नहीं होती है और इसको खत्म कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है आपका 6 ईयर का होता है, 6 ईयर। अभी भारत के जो 6 राज्य हैं, अब 6 राज्य में कौन कौन से हो जाएंगे एक बार देख लेते हैं। बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, सॉरी एमपी नहीं, ये आपका महाराष्ट्र, ठीक है, एमएच महाराष्ट्र हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये 6 जगह ही, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि कौन कौन से का विधान परिषद है, तो ये 6 जगह ही है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार, आपका पहला बिहार हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यूपी मतलब आप अगर उत्तराखंड का सॉरी आप भारत का मैप पता है आपको तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र, उसके साथ में लगे कर्नाटका, यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, 4 ये हो गए, और यहाँ पे यूपी और बिहार 6 हो गए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा भी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना, ठीक है। 15वां है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए भारत ने कहा है कि हम पहले भी किसी भी न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट हमारे होंगे उनको हम पहले यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम करेंगे, बट पहले हम किसी के ऊपर यूज नहीं करेंगे। ये बात चली थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको लग रहा है थोड़ा स्पीडली चीज़ों कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप वीडियो को थोड़ा एडजस्ट कर लेना स्पीड के अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके 2-3 घंटे आपके पूरे जाना, 1 घंटे के अंदर वीडियो खत्म करूँ और 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक आपको आइडिया मिलेगी कैसा पेपर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 16वां है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात करी थी आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इनके द्वारा 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सर्विस डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारे सिविल सर्विस होते हैं, IAS IPS जो होते हैं, वो यहाँ पे सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और पहले जो भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा दिल्ली के मेटकॉप हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को पहली बार संबोधित करते हुए इस बात की बात की कि भारत का स्टील फ्रेम रखे, ठीक है। तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो 21 अप्रैल को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। 17वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसको एस्टैब्लिश कब किया था। ये एस्टैब्लिश किया गया था 2005 में किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना, केंद्रीय सूचना जो आपका सूचना अधिकार अधिनियम, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है उसमें 2005 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एज पूछता है इसकी, तो मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि 65 वर्ष की आयु तक जो कि पहले हो, ठीक है, इसको याद रखना, पर रह सकता है, ठीक है। तो 65 वर्ष की यहाँ पे इनकी आयु सी है, इसको आप याद रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था। देखिए ये क्वेश्चन एनवायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा जाते हैं, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था आपका 1981 का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं वायु संरक्षण प्रदूषण अधिनियम 1981 में बना था। यह अधिनियम 29 मार्च 1981 को संसद द्वारा पारित हुआ। 16 मई 1981 को लागू किया गया। इस अधिनियम में मोटर गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है।
वर्ष 1987 में इस अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को सम्मिलित कर लिया गया। 1981 में बनता है वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण वाले को 1987 में इसमें ऐड कर लिया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको ये चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए आपको। देखिए कोई भी चीज़ है कि आप अभी के टाइम पे मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं और है भी, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको राज्यसभा की सीटें बोला गया है और राज्य दिए हुए हैं। देखिए पहले मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ। सबसे पहले उत्तराखंड की बात करूँगा। उत्तराखंड में राज्यसभा पूछा गया, ध्यान देना, लोकसभा नहीं पूछा गया। लोकसभा की कितनी है, 5 सीटें हैं। अब यहाँ राज्यसभा पूछा गया, तो उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो यहाँ पे सेकंड में क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। पंजाब की बात करेगा, पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें हैं, इसको याद रखना। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला। ठीक है, फर्स्ट है करके, ये फर्स्ट हो गया है। इसके बाद अगर मैं झारखंड की देखता हूँ, ठीक है, तो झारखंड की कितनी सीटें हैं, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है आपकी 6 सीटें, तो ये 4th हो जाएगा झारखंड वाला, फर्स्ट का आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, अब एक भी छत्तीसगढ़ बचा, छत्तीसगढ़ में कितनी होंगी, 5 होंगी, तो ये आपका सेकंड होगा। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 कहीं लिखा है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी में 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। अगला है 20वां, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। देखिए अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2024 के पीछे से पूछा गया था। संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें देखिए वोट तो ये नहीं कर सकता है, बस यहाँ पे क्या कर सकता है, भाग ले सकता है कार्रवाई वगैरह में। तो ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत का महान्यायवादी होता है, जो सरकार का क्या होता है, कह सकते हैं कि एडवोकेट होता है। इसको यहाँ पे राइट है कि ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, बट वोट नहीं कर सकता है ओनली। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड का नाम परिवर्तन 2006 में किया गया और 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया, तो उत्तरांचल के बाद। ठीक है, तो 9 नवंबर को उत्तराखंड बनता है और 2006 का अधिनियम था और 2007 से इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 3 अनुच्छेद जो 3 है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज किया गया है। ठीक है, संसद से यहाँ पे स्वीकृति लेनी पड़ती है। चलिए 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था। ये क्वेश्चन तो सबको पता ही होगा, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है 23वां क्वेश्चन, निम्न में उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। तो ये थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और 2020 को ही 4 मार्च 2020 को विधानसभा बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा यहाँ पे की गई थी। अगला है, औपनिवेशिक कुमावत गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली स्टार्ट की थी। देखिए ये बात होती है आपकी 1819 के आसपास की बात करते हैं हम लोग, तो इस टाइम पे आप बता सकते हैं इस टाइम पे कौन थे। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट है, 1819 के आसपास जो पटवारी के पर सज्जित किए गए थे। ठीक है, पटवारी के पर सज्जित किए गए, तो ये आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किए थे। ठीक है, तो अब उसके बाद कहा जाता है कि 1864 84 या 64 के आसपास, 84 के आसपास ये जो पद थे इनको राजस्व पुलिस भी कहने लगे। ठीक है, तो उस टाइम पर रैमजे थे। अब आयोग ने पता नहीं इसका आंसर तो शायद आयोग ने हेनरी रैमजे माना था, बट आप विलियम ट्रेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, क्योंकि देखिए पटवारी के पद जो सर्जित किए गए थे वो 1819 के आसपास किए गए थे, जबकि विलियम ट्रेल का कार्यकाल था। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इनने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है। आयोग ने इसका उत्तर आप देख सकते हैं सी माना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पर बात करें तो ट्रेल का कार्यकाल था, जॉर्ज विलियम ट्रेल राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ यहाँ पे किया गया था। ठीक है, चलिए 25वां है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। लोकसभा की बात करेंगे तो 5 होते हैं। ठीक है, एक इसमें रिजर्व है एससी के लिए, जो कि अल्मोड़ा सीट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अजय टम्टा जी अभी हैं और अभी वो राज्य मंत्री का दर्जा मिला है किस चीज़ का, अभी आपका जो परिवहन मंत्रालय है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है आपका। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अगला है टोबिन टैक्स क्या है। अब टोबिन टैक्स की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये होता है विदेशी विनिमय लेन देन पर लगता है, ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे देख लिया टोबिन टैक्स आपका क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे लगता है। ठीक है, चलिए 27वां है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है। तो भारत के अंदर हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो चीज़ें हैं इसको रेगुलेट भारत में कौन करता है। तो भारत के अंदर हम बात करेंगे तो इसको रेगुलेट करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। ठीक है, ये जो राज्यों द्वारा अधिनियमित केंद्रीय उत्पादन विपणन समिति अधिनियम इसको करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है बोला गया है। ठीक है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। पहला कह रहा है इससे अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये आपका सही होता है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी आपका सही है। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा, गलत पूछा गया तो ये आपका सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, इट शुड मीट एंड ये कह रहा है कि ये साल में क्या कर रहे हैं, थ्राइस ए ईयर, मतलब कम से कम साल में क्या कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं, कितनी बार, 2 बार मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका सही है, 2 बार इसकी मीटिंग होती है। इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, और केसी नियोगी समिति की संतुष्टि पर राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछता है एनडीसी का गठन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया, तो केसी नियोगी, इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 29वां है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था और ये लगातार 2 बार पेपर पूछा गया है। तो 1977 की हम बात करेंगे तो सबसे कम यहाँ पे। अब आप लोग बताएंगे अभी जो हमारी 18वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है, तो 18वीं लोकसभा में कितनी है, 72 है, 75 है, 77 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो ये 4 हो गए, आपको 4 बता दिए मैंने, 3 बताए। तो बताइए इसमें से कितनी है इनकी संख्या। अगर कुछ और है तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछा गया है इस बार फिर से, क्योंकि इलेक्शन हुए हैं लास्ट ईयर ही, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं यहाँ पे सांसद हैं करके। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था न्यूनतम थी, तो 1977 में ओनली कितनी थी, 19 ही थी। ठीक है, 17वीं लोकसभा थी जो इससे पहले, उसमें 78 थी, आपको याद रखना है। और अभी कितनी है, अभी घटी है या बढ़ी है, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ये क्या करता है, सिर्फ सदस्य देश जो होंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, उन्हीं को कर्ज दे देता है। ठीक है, इट ग्रांट लोन ओनली फॉर मेंबर कंट्रीज को। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट। देखिए ये क्वेश्चन यूके पीएससी ने, ईपीएफओ का पेपर होता है यूपीएससी का, वहाँ से कॉपी किया था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ऑलरेडी, उसके बाद ने यहाँ भी पूछ लिया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान देना, जो पेपर जितने भी होते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस वगैरह के, तो उनको एक बार देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितने भी पीसीएस हैं स्टेट के, ये कॉपी करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में क्या होती है। अब देखिए एक मुद्रा जो होती है, ठीक है, करेंसी जो होती है, उसमें क्या होगा, दूसरे की वृद्धि की तुलना में क्या हो जाएगा, ये कमजोर हो जाती है। अगर कोई की किसी देश की करेंसी की करेंसी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाती है। ठीक है, उसको वीक माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, मुद्रा का कमजोर हो जाना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा डॉलर बढ़ता है तो इंडियन करेंसी की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है मतलब। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इकोनॉमी क्वेश्चन है, यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सही बोला गया, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर, मुद्रास्फीति बंधनबद्ध धारकों को लाभ पहुँचाती है, तो ये नहीं, ये गलत होता है। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को, हाँ, मुद्रास्फीति में क्या होगा, जो उधार लेने वाले होंगे उनको फायदा होता है। ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है, इसको याद रखना। जो उधार लेगा, जब चीज़ें इन्फ्लेशन में आएंगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, जब महंगाई होगी, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो उधार वाले को, क्योंकि उधार वाले को तो पुराने पैसे के तौर पे अपना पैसा देना है ना, तो जब वैल्यू पैसे की कम थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना को 2 मूल्य सूचियों के आधार पर की जाती है, थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसको याद रखना, होलसेल प्राइस इंडेक्स और जो आपका कस्टमर जो होता है उससे। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुद्रास्फीति के कारण उधार लेने वालों को लाभ पहुंचता है, जबकि ऋणदाता को हानि पहुंचती है। जो पैसा ऋण दिया होगा उसको हानि होगी, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ। तो 1991 जो एलपीजी रिफॉर्म आते हैं, ठीक है, एलजीडी जो रिफॉर्म आते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भारत की अर्थव्यवस्था में इसमें क्या परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है यहाँ पे जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत घट गया। नहीं, इससे क्या हुआ, जीडीपी में जो कृषि का हिस्सा वो घट गया था, क्योंकि यहाँ पे एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आने लग गई थी, लोग एग्रीकल्चर छोड़ के करें जॉब की तरफ जाने लग गए थे, आईटी सेक्टर बढ़ गया था हर चीज़ में। पहला कर। दूसरा कह रहा है एफडीआई का अंत प्रभाव बढ़ गया। हाँ, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो बढ़ गया था, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगी थी यहाँ पे। तीसरा कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंक्रीज, जो विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि। हाँ, ये भी जो विदेशी विनिमय कोष था उसमें वृद्धि हो गई एकदम से। ठीक है, तो एलपीजी रिफॉर्म जो आता है 1991 में, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में ये परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो बी एंड सी दोनों राइट होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको।
ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दूसरी जो हमारी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है वहाँ पे मैं कवर करवा रहा हूँ, तो वो उन वीडियोस को भी देखिए। उससे क्या होगा, आपकी जो चैप्टर वाइज जो सब्जेक्ट है वो भी आपके क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 34वां है, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के अंदर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एम्प्लॉय होंगे उनको ये दिया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 35वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। ठीक है, जो भारत में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आता है, ठीक है, 2007 के आसपास आता है। ठीक है, तो इसके बाद जो कह सकते हैं कि वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ाने की, जो उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी, कि कौन कौन से, गेहूं, चावल, दालें या फिर ये सभी। तो ये किसके लिए किया गया था, ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चावल को बढ़ाने के लिए भी, गेहूं के लिए भी और दालों के लिए भी ये किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के अंदर अगर टैक्स सिस्टम की बात करेंगे तो अधोगामी, जिसको अधोगामी टैक्स है, अधोगामी टैक्स मतलब जिसको डिग्रेसिव टैक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भारत में ये मिलता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, प्रगतिशील तथा अनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण होता है। अधोगामी कर प्रणाली के अंतर्गत आय के कुछ के स्तर तक तो कर की दर वृद्धि में होती है, परंतु कर की एक निश्चित दर के बाद वह स्थिर हो जाता है। इसका उदाहरण हम भारत में व्यक्तिगत आयकर के संबंध में भी देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 37वां है, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो पंचवर्षीय योजना आ रही थी हमारे यहाँ 1951 से 56 तक आती है, फिर 56 से लेके ये आपकी 61 तक आती है, फिर 61 से 67 तक आती है। फिर क्या होता है यहाँ पे चीज़ें बढ़ जाती रहती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 2-3 से रिसेशन आता है 2-3 साल के लिए, फिर 69 से लेके यहाँ पे 74 तक आती है, फिर 74 से लेकर 78 तक आती है। 78 में सरकार चेंज होती है, तो फिर 2 साल के रोलिंग प्लान आता है। 78 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान आता है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका, अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी पंचवर्षीय कहरा की कही जाती है, ठीक, रोलिंग प्लान कही जाती है। तीसरी योजना, 5वीं योजना, 6ठी योजना या फिर 8वीं योजना। ठीक है, अब इसका आंसर आप कैसे टिक करेंगे, जब मैंने आपको बताया। देखिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा जो था 61 से 66 आता है, फिर जो चौथा आता है वो आपका 69 से 74 तक आता है। ठीक है, और पांचवा जो आता है 74 से लेकर 78 तक आता है। तो अगला कौन सा रहेगा, आपका 6 5 ईयर प्लान रहेगा। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, 6 5 ईयर प्लान। ठीक है, हो जाएगा 6 प्लान जो था आपका। तो देख सकते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अवनरत योजना की शुरुआत सर्वप्रथम मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने 1978 से 80 द्वारा किया गया, परंतु 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसे समाप्त कर, फिर से यहाँ पे सरकार बदलती है और इनके द्वारा इसको खत्म किया जाता है। फिर 80 के बाद फिर क्या आता है, 85 तक 81 से फिर से यहाँ पे 5 ईयर प्लान यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कह रहा है। पहला कह रहा है एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन जो होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एनएनपी बराबर जो है जीएनपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, माइनस डिप्रिसिएशन या एनएनपी इक्वल टू, ये कह रहा है। ठीक है, तो दोनों सही हैं या इनमें से कोई सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों आपके यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39वां है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, कह रहा है। ठीक है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में, इसका टाइम पीरियड आप कह सकते हैं 2007 से लेके 2012। ठीक है, उसके बाद हमारा 2012 के बाद 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, बट इस 2015 में क्या होता है, यहाँ पे नीति आयोग बना दिया जाता है और इसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था। पहली बात है गरीबी को घटाना, ये तो था। रोजगार के अवसर को विस्तार, ये भी था। लैंगिक असमानता को कम करना, ये भी बात की जा रही थी। पूंजी बाजार को मजबूत, नहीं, जो पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट है इसको मजबूत करना, ऐसा जो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके की। ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके वही क्या होता है, इसका क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये प्रॉपर काम नहीं करता है चीज़ें करके। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसके सिवाय, पहला कह रहा है इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। नहीं, देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये बात सही है।
ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इनके बाद कोई भी तरीका यहाँ पे विवाद होते हैं दो देशों के बीच में तो कुछ नहीं है। यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है, ये भी आपका सही है। ठीक है, मतलब ये गलत कह सकते हैं इसको। यह ऐसे देशों की संभवता कम करता है, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, यह उत्पादों की गुणवत्ता में ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं WTO की स्थापना होती है 1995 में। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। जो प्राइमरी डिफिसिट इज जीरो, इफ प्राइमरी डिफिसिट इज जीरो देन द अमाउंट ऑफ द बोरोइंग विल बी। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, देख सकते हैं जस्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट। जो ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होता है तब क्या होता है, उधार की राशि क्या होती है हमारी, ये प्राथमिक घाटा शून्य होता है, उधार की राशि हमारी होती है ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 42वां। UNDP के मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और यहाँ से इंडेक्स वाला क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो HDR 2010 में। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो। UNDP के वर्ष 2010 के मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ वर्ष 2010 में ही विषमता समायोजित मानव विकास सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की धारणाओं का प्रतिपादन किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन वर्ष 1990 में यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक एवं अमित सैन, जो महबूब उल हक थे ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है, और अमित सैन ये इंडिया के, इनके द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या था? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने 2020 का पूछ लिया था पहली बार। ठीक है, अब आपको 2024 का भी याद करना है, 2023 का भी याद करना है, 2022 का भी याद करना है। ये लोग कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि इनका कुछ भी यहाँ पे भरोसा नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 131 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब 2022 में 132वीं रैंक की थी यहाँ पे, 2023-24 में आई थिंक अभी 130 के आसपास है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ को देख लेना एक बार। निम्न में से किस वर्ष में MSME का अध्ययन वर्गीकृत किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 12, 14, 18 या फिर 20 में। तो ये कब किया गया? इंपॉर्टेंट, ये किया गया 2020 में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2025 में अभी नई स्लैब बना दी है MSME की तीनों। ठीक है, इसको भी एक बार देखेंगे कि टर्नओवर कितना होना चाहिए लघु, मध्यम और सूक्ष्म के अंतर्गत। ठीक है, ये मैंने कल ही टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट कितना होना है वो पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने के चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि 2021 में पेपर हुआ था, 2020 का पूछ लिया था, अभी 2025 में जो बजट आया है उसमें ये बात कही हुई है, तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है जो आगे आपके लोअर और अपर पीसीएस होने वाले हैं दोनों। ठीक है, 45वां है, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एंड एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है? मतलब जो आपका गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसको कहते हैं? तो सरकारी जो प्रतिभूतियाँ होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संबंधित है, जो मीका है। ठीक है, मीका जिसको कहते हैं आप लोग यहाँ पे मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी बात करेंगे तो ये कह रहा है कि किससे संबंधित है यहाँ पे? इसका संबंध है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। किससे है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? ठीक है, जो GST आज 2017 में 1 जुलाई 2017 से GST लागू हो जाता है पूरे देश में। ठीक है, इसके आने से यहाँ पे क्या चीज़ चेंज कर दिए जाते हैं? तो आपका जो वैल्यू एडेड टैक्स था इसको खत्म कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है कह रहे हैं। ठीक है, इसमें से उत्तराखंड में कौन सा नहीं है? पहला है CRBI है ही मुक्तेश्वर में है, ONGC देहरादून में है। ठीक है, BHEL हरिद्वार में है, HEL उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको याद रखना, HEL कहाँ पे है आपका? ये आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, और बाकी सेंट्रल बिल्डिंग से पता है था ना, ये गलती हो गई, ये आपका रुड़की में है। ठीक है, मुझे लगा वो पशु वाला वो देखा नहीं ध्यान से मैंने, तो वो आपका मुक्तसर में है। ये CRBI आपका ये क्या है? ये आपका रुड़की में है। ठीक है, इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो एग्जाम्पल नहीं है कह रहा है, कौन सा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। पहला कह रहा है विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली वैश्विक फर्म का निर्माण नहीं है भी नहीं। विदेशों में फार्मा कंपनी का
निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50वां है, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था? और यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 कौन कौन से हैं? बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी एंड टिहरी हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना पूछता है तो 12 फरवरी, ठीक है, 2004 में। इसको ऐसे याद रख लो, फरवरी 14 को क्या होता है, वैलेंटाइन डे होता है, तो आप लोग चाय पीते हैं साथ में, तो 12 फरवरी 2004 को चाय पी होगी आप लोगों ने। ठीक है, चलिए इसको याद रखने से। 51वां है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020 और 21 में न्यूनतम थी? अब देखिए, इसके लिए आपको उत्तराखंड का जो लेटेस्ट अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से यूकेपीएससी क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए हैं। ये सब क्वेश्चन जो डाले गए हैं इस टाइप के, ये डाले गए हैं आपका इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, वीडियोस करवाई हुई है, आप जाके उनको देख भी सकते हैं। पॉइंट टू द पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं वही मैंने वहाँ पे करवाए हैं, उसको आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है 2020-21 में न्यूनतम किसकी थी, तो जिला सरकारी बैंकों की यहाँ पे कम थी संख्या। ठीक है, 52वां है, आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, वो नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको है, जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो जेनेटिक्स की अगर बात करेंगे, ये कहा जाता है आपका जोहान ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53वां क्वेश्चन है, रामसर स्थल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रामसर स्थल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी भारत के अंदर अभी 81 रामसर साइट हो चुकी है, तो लेटेस्ट जो है वही पूछ सकता है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो रामसर स्थल क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमियाँ, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो वेटलैंड होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ईरान की एक सिटी है, ठीक है, रामसर करके, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। और 1971 के आसपास तब से रामसर साइट यहाँ पे बात चली थी, मीटिंग हुई थी इसकी, तो रामसर जगह है ईरान, उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रामसर रख दिया गया। ठीक है, 54वां क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल। अब आपको नोबेल प्राइज जो मिले हुए हैं अभी 2024 में वो भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि यूकेपीएससी ने अभी रिसेंट में जितने भी आर ओ ईओ के एग्जाम, यूकेपीएससी का एग्जाम करवाए, वहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे नोबेल प्राइज से पूछा गया है। तो 2021 का किसको मिला था ये आपको पता, इतना जरूरी नहीं है इतना पुराना पता करने का, 23 और 24 का आपको पता होने चाहिए कि किसको मिला था करके। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन था उस टाइम पे, बेंजामिन होगा कहीं पे। ठीक है, हाँ बेंजामिन, ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकलेमिलन को यहाँ पे मिला था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं 55वां, वर्ष 2021। अब देखिए ये क्वेश्चन आप सब करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर के भी आपके अगर 150 पेपर नंबर का पेपर होता है, अगर अपर पीसेस की बात करूँ, लोअर का भी 150 का होता है, बट उसमें 50 नंबर की रीजनिंग मैथ आती है, तो 100 नंबर का जीएस मान लो, तो उसमें भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर आएंगे। और यहाँ पे तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि 150 नंबर का जीएस क्योंकि सी से अलग से होता है, तो 20 क्वेश्चन तो आपको लेके चलने की करंट अफेयर को यहाँ पे आएंगे। तो उसमें नेशनल इंटरनेशनल ज़्यादा पूछता है कंपेयर टू उत्तराखंड करंट अफेयर कम पूछेगा, पूछ भी सकते। देखिए अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 4 से 5 क्वेश्चन उत्तराखंड के और 15 क्वेश्चन जो पूछेगा वो नेशनल और इंटरनेशनल पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, ये मेन आपके लिए है कि एक आपको आइडिया आए कि देखिए कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2011 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? अब अभी COP, उसके बाद जो COP26, 7, 8 हुई उनको आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुई है करके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको देख लेना एक बार ये कहाँ पे हुई थी करके। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, ये ग्लासगो हुई थी, ग्लासगो, इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56वां है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, तो प्रकृति हेतु विश्वव्यापक कोष का फुल फॉर्म है, का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पांडा जो होता है वो इसका प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, भारत का रत्न हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन है, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग। अब रिमोट सेंसिंग कहाँ है? देहरादून में हेडक्वार्टर इसका, या तो इसको याद रखना, क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका महत्व पूछा गया है क्या होता है करके। ठीक है, तो ये होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं ये होता है। ठीक है, झूम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूम क्या है?
ये पूर्वोत्तर की जनजाति है? नहीं, गलत है। नदी का नाम है? नहीं। एक प्रकार का नृत्य है? नहीं। तो झूम क्या है? ये कल्टीवेशन कह सकते हैं कि कल्टीवेशन है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्लेशन बर्न भी कहते हैं इसको। ये बंजर ज़मीन होती है, इसको काट के वहाँ पे जला के इसकी जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं यहाँ पे 3-4 साल के लिए खेती की जाती है। ये खासकर जो ट्राइब है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत, तो वो वहाँ पे करती है खेती। और 3-4 साल बाद जैसे जो ज़मीन होगी उर्वरकता उससे खत्म हो जाएगी, वहाँ से कहीं और चले जाएंगे, फिर वहाँ पे ऐसे ही जंगल वगैरह काटेंगे, फिर वहाँ पे खेती करेंगे उस आगे, ठीक है। तो झूम कृषि, इसको कल्टीवेशन कृषि कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 60वां क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका चालक, कंडक्टर इसको कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड में वेट किस वर्ष आरंभ किया? 2005 में। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2005, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है? तो कैंचुआ, आपको पता ही होगा, कैंचुआ जोतने वाला, इसको कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि कैंचुआ आपने देखा होगा जो जमीन में क्या करता है, अच्छी तरह से उर्वरक कर देता है, ठीक है। और किसोना का मित्र भी कहते हैं इसको, याद रखना। चलिए 63वां है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग जो होता है आपका, ये होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में, शुष्क बर्फ में, तरल ऑक्सीजन में, तरल अमोनिया में। तो ये तो आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो खेतीबाड़ी में अगर आप ये करते हैं, गाय वगैरह पालते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 65वां क्वेश्चन, निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो अगर हम सेल्यूलोज की यहाँ पे बात करेंगे तो इस संबंधी किससे है आपका? ये शर्करा से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए साइंस के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे, तो आपको ये भी करने हैं, ठीक है। 66वां है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु कौन कौन से हैं? तो 2 जीवाणु की बात करेगा तो ये होता है एस्चेरिचिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। देखिए बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, देखिए 150 में से अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट गई, अभी प्रीवियस की अगर बात करता हूँ तो 87-90 के आसपास गई है। मतलब आपको लग रहा है अगर पेपर थोड़ा आसान आया तो ज़्यादा से ज़्यादा 95 या 100 के बीच में, 150 में से, ठीक है, या फिर 85 या 90 के बीच में अगर टफ पेपर आया तो आपको 150 क्वेश्चन है तो 150 के 150 नहीं करने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो स्किप करो, आगे बढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 नंबर से, यहाँ पे 1 क्वेश्चन से, ठीक है। वहाँ पे टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है और खाली तुक्के नहीं मारने, क्योंकि जब 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, 15 क्वेश्चन गलत, 16 क्वेश्चन गलत होते हैं, 4 नंबर ये चले जाएंगे, 16 क्वेश्चन वो चले जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन सीधे गायब हो गए वहाँ से। तो आपको ज़्यादा नहीं करने, लगाना नहीं है, पर आपको जो नहीं आ रहा है छोड़ दो, तुक्के भी नहीं मारने हैं। अब जहाँ पे हाँ आपको लग रहा है कि ए या बी में से कोई था, अब आपको 4 के 4 नहीं पता है तो कुछ मत कीजिए, पर आपको लग रहा है ए एंड बी में से दोनों में से आप हैं कि कुछ ना कुछ है, तो वहाँ पे तुक्का मारिए, ठीक है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहलाता है? 2 जो जैविक समुदाय होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट के अंतर्गत खासकर ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं उत्तराखंड में खासकर, ठीक है। इसको इकोटोन कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 68वां क्वेश्चन है, यदि कोई एक इनपुट हाई तथा आउटपुट भी हाई तो गेट क्या कहता है? अब देखिए ये भी आपकी जो फिजिक्स के अंतर्गत कंप्यूटर फिजिक्स में जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा और गेट, और ये और गेट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये है देखना इनपुट, जिसको नहीं आता है आगे बढ़ो, स्किप करो, नीचे बढ़ो, ठीक है। दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी, अब नहीं पता है, साइंस साइड वाले नहीं है, नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है पढ़े हुए, तो छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट सी, आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है, रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है? अब देखिए कंप्यूटर भी क्वेश्चन भी 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर आप डे टू डे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में इंपॉर्टेंट है। जो कि SSC में आपने देखा होगा जहाँ पे जीएस के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जीएस के 30 या 10 तो उसमें रीजनिंग के आते हैं ना, 40 उत्तराखंड के आते हैं, 20 हिंदी आते हैं, उत्तराखंड संस्कृत और हिंदी के। तो ये 30 में से 5 क्वेश्चन कन्फर्म है जो उत्तराखंड सॉरी जो आपका जो कंप्यूटर है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर को हल्के में मतलब कंप्यूटर ही पढ़ते रहो आगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है OSI रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है? नेटवर्क लेयर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो इसमें से प्राथमिक मेमोरी कौन सी है आपको ये बताना है। ये हो जाएगा आपका रैम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
72वां क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य इनमें से कौन सा होता है? ठीक है, तो सीपीयू होता है हमारा, तो सीपीयू के अंदर कंट्रोल काम कह रहा है वो यहाँ पे क्या होता है? तो ये होता है प्रोग्राम को डिकोड करना, इंस्ट्रक्शन ऑफ डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका अपना ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन, प्रकाश की गति अधिकतम होती है वायु में, जल में, निर्वात में या इनमें से कोई नहीं। अब ये तीनों जो दिए हुए हैं इसमें से किस में सबसे ज़्यादा होगी? तो निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी राइट हो जाएगा। 74वां है, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया गया है? चमोली, चक्राता, देहरादून या फिर मुक्तेश्वर में? तो ये किया गया आपका मुक्तेश्वर में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, सॉरी सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है। इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। और मुक्तेश्वर काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे अभी ठंडी गर्मियों के टाइम पे लोग घूमने आएंगे। ठंडियों में बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है और गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया मौसम रहता है यहाँ पे। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत के अंदर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की अगर यहाँ पे बात करेगा तो ये हुई थी 1906 में। ठीक है, कहाँ पे ये? देहरादून में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? ठीक है, तो केदारनाथ वन्यजीव की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थापित किया गया है हिमालयन कस्तूरी मृग के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, इसको 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? अब यहाँ पे राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो ये आपका बुरांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो 1500 मीटर की अधिक ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही बुरांस के अवैध कटान को रोकने के लिए जो वन अधिनियम 1974 है, इस संरक्षित वृक्ष इसको घोषित वहाँ पे किया गया है। इसका वास्तविक नाम पूछेगा, वनस्पतिक नाम रोटोडेंड्रन अर्बोरियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 78वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार? देखिए फिर से नोबेल, एक क्वेश्चन अभी हम आगे देख चुके थे, फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे नोबेल से पूछ लिया है। तो नोबेल को अच्छे से पढ़ लेना, कौन 2024 और 23 के नोबेल प्राइज इसको मिले करके। ठीक है, तो उस टाइम पे मिला था मारिया से रेमा एंड मुरातोव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका पूछा था ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 79, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अन्नपूर्णा पर्वत की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कौन चढ़ी थी? तो ये चढ़ी थी आपकी प्रियंका मोहिते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया था उस टाइम पे, 2001 में मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? ये सब क्वेश्चन जितने पूछे गए ये करंट अफेयर से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये न्यूज़ में था। और अभी भी देखिए जो चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पम्बन ब्रिज जो अभी बना हुआ है 2 दिन पहले की न्यूज़ है। ठीक है, इन सबको एक बार अच्छे से देखे ना, करंट अफेयर ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में फंसने वाले हैं। उसके बाद अभी जो गुलमर्ग वगैरह में ट्रेन का जो सुरंग बनी थी वो सब एक बार जितने भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हो रही हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, जो 2 अभी रोपवे प्रोजेक्ट स्वीकृति मिली सरकार के द्वारा, उन दोनों को पढ़ लेना। ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली बनेंगे, आपको कुछ भी नहीं कर, एक बार अगर दिमाग में आपको एक बार पढ़ लेंगे तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इजीली टिक कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इनको ये करंट अफेयर को देखना जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में जो कट ऑफ क्लियर करवाते हैं यही करवाते हैं। ठीक है, तो ये न्यू जलपाईगुड़ी था इसका आंसर उस टाइम पे, ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्ल्ड विनीथ हिज फीट। ठीक है, ये किसकी जीवनी है? ये क्या कह सकते हैं, बायोग्राफी थी। ठीक है, तो ये किसकी है इसको आपको बताना है इसका आंसर। देखिए बुक से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये था पुलेला गोपीचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के नामित किया गया? अब आपको देखना पड़ेगा 2023 और 2024 के लिए या 2025 के लिए ऑस्कर के लिए कोई उत्तराखंड की कोई भारत की कोई मूवीज़ है नहीं है उसको, या डॉक्यूमेंट्री है किसी को भेजा है या नहीं भेजा, नामित कोई नॉमिनेट हुई है नहीं हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए। तो राइटिंग विद द फायर थी उस टाइम पे। ठीक है, अगला है, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 की शुरुआत की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गुजरात ने की थी उस टाइम पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं भी इसका पार्ट था इससे पहले जो 2019 के 18-19 के आसपास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? तो उत्तराखंड में अगर मैं मैती आंदोलन के जनक की यहाँ पे बात करता हूँ तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो कल्याण सिंह रावत जी होगा ऑप्शन में कहीं पे, ठीक है। तो ये तो आप लोग सब लोग पढ़ते ही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन ये 2021 की, देखिए करंट अफेयर से स्पोर्ट्स से पूछा गया था, तो नोदरविक, तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला है विश्व ओजोन दिवस 16 तारीख को, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए, अगला है निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? देखिए फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। तो ये हो जाएगा द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए कौन सुमिलित नहीं है बोला गया है। अब क्या है, टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020, ठीक है 20 में। अब ये हुए कब थे? ये 2021 में हुए थे, और 2022 में पेपर हुआ था, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लिए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2021-22 में जो ये ओलंपिक होते हैं, तो इसके बाद ये क्वेश्चन न्यूज में हो जाते हैं, ठीक है। अब नीरज चोपड़ा, ये तो पता ही था आपको, तो गोल्ड मेडल इनके साथ जीता गया था, ठीक है। तो टी का ये हो जाएगा। अब इसने बोला कि कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जो नेशनल गेम हुए हैं उत्तराखंड में, तो वो भी आपको एक बार पढ़ के जाने पड़ेंगे, ठीक है। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीता था इनकी द्वारा, मीराबाई चानू की द्वारा सिल्वर मेडल जीता था, पर बजरंग पूनिया रजत मतलब यहाँ पे गलत हो जाएगा ये, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके द्वारा भी यहाँ पे कांस्य जीता गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना। देखिए ये क्वेश्चन भी न्यूज में था, क्योंकि मेरठ के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था ये, ठीक है। तो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए अगले देखिए, ध्यान देना यहाँ पे 1 जनवरी 2022 की बात कर रहा है, और ये पेपर कब हुआ है? अप्रैल 3 या 4 अप्रैल को ये पेपर हुआ था 2022 में। तो आपको करंट अफेयर कब का रेडी करना है? अभी पेपर आपका जैसे लोअर पीसेस का आपका 11 मई का पेपर है, और 29 जून को आपका यहाँ पे कह सकते हैं अपर पीसेस का पेपर है। तो अभी आप क्या करेंगे, दिसंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये चारों महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे आप लोग। और जून के लिए फिर आपको जून का छोड़ देना है, मई तक का पढ़ना है करंट अफेयर, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा अप्रैल के बाद यहाँ पे पढ़ लेना 1 महीने का और, ठीक है। अगला है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आम्र यहाँ पे लगता है जो आम्र एक्ट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पेशल एक्ट होता है, 1958 का एक्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था, तो ये आपका कौन था? ये था आपका नागालैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 92वां क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह ही आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसका राइट ऑप्शन था आपका रानी कमलावती स्टेशन भोपाल में, ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है 93वां क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या था? ये भी सब करंट के क्वेश्चन थे, ये था प्लान बी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 94वां क्वेश्चन कह रहा है नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा शिलान्यास कहाँ पे किया गया? देखिए जितने क्वेश्चन होते सब करंट में क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको एक सब करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जेवर हवाई अड्डा था आपका, जो आपका नोएडा में है, ठीक है। ये अभी भी न्यूज़ में है, क्योंकि अभी मार्च 2025 में अभी 1 महीने पहले की न्यूज़ है, यहाँ पे फ्लाइट वगैरह उड़ने लगी हैं, ठीक है। ये जब आप कह सकते हैं श्रीनगर के लिए फ़्लाइट गई थी, कटरा जम्मू, ठीक है, वैष्णो देवी के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 95 है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? अगर आप उत्तराखंड में देखोगे तो गंगा सागर यात्रा करके, जिसमें बात करूँ गंगा सागर तीर्थ के लिए बस चलती है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जो तीर्थ स्थल अलग अलग जाती है, तो गंगा सागर तक बस जाती है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गंगा सागर है आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। अगला है 96, निम्नलिखित में से किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ चलचित्र के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? ये सब क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। ये था आपका द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डांस फॉर्म वगैरह दी हुई हैं, ये कल्चर से क्वेश्चन आ चुका है, आर्ट एंड कल्चर से। यहाँ पे पहले हम बात करते हैं भरतनाट्यम की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो भरतनाट्यम जो है हमारा, ये कहाँ का है? तो भरतनाट्यम है आपका
सॉरी, ये तमिलनाडु का हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कथक की बात करें, कथक आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश का, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करूंगा तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में होता है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और मोहिनीअट्टम आपका केरला हो जाएगा, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो टू ये आपका 1 होगा। ठीक है, 2 1 तो 2 1 4 3, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे देख सकते हैं राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है 98वें क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कुछ कंपनियां दी हुई हैं और उनके सीईओ की बात की हुई है, क्योंकि किस कंपनी का कौन सीईओ है करके। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब गूगल की बात करेंगे, सुंदर पिचाई है, अभी भी है आपका ऑप्शन, ये आपका सेकंड हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला हो जाएंगे, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ट्विटर के आसपास उस टाइम पे, अभी इसका नाम एक्स कर दिया है ट्विटर का, क्वेश्चन पूछ सकता है। पराग अग्रवाल थे उस टाइम पे। ठीक है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। और एडोब के थे शांतनु नारायण, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है 99, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था। तो प्रथम जैन जो समिति परिषद हुई थी, इसका जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था आपका पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है। हर्षचरित, कादम्बरी, देवी चंद्रगुप्तम या फिर प्रियदर्शिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शिका। तो देख सकते हैं प्रियदर्शिका हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है जिसमें राजा उदयन और राजकुमारी प्रियदर्शिका की कहानी वर्णित है। हर्षवर्धन के अन्य नाटक रत्नावली और नागानंद हैं। ठीक है, हर्षचरित द्वारा कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मोता राक्षस है, किसकी है आपकी, विशाख दत्त की है। ठीक है, 101वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी हिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा काकतीय राजवंश, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 102वां क्वेश्चन है, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। ठीक है, तो जो लीलावती है ये पुस्तक है। ठीक है, इसका लेखक भास्कर द्वितीय, तो ये आपका गणित की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप ज़्यादा एक्सप्लेन चीज़ों को नहीं करेंगे, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो आप इसको PDF आपको दे दी गई है, आप PDF भी एक बार खुद भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, पर मुझे मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको एक आइडिया दूं कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आप क्या होता है, आप जब पढ़ते हैं तो खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, आपको आइडिया नहीं आ पाता है, तो इससे क्या होगा कि आपको एक क्लियरिटी माइंड में मिलेगी। करंट अफेयर भी फोकस करना है, स्पोर्ट्स पे जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर वहाँ फोकस करना है, साथ में जो नोबेल प्राइज़ वगैरह हैं सब कवर करने हैं। ठीक है, और बाकी जो स्टैटिक में कहाँ कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 103वां है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि फर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो ये कौन सी है। तो ये किसमें मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके मिलिंदोपनो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था। तो 135। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, गधैया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गधैया एक सिक्का था, कॉइन था एक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गधैया एक प्रकार का सिक्का था जो 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के मध्य पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में पाए गए इन सिक्कों पर अग्नि वेदिका का चित्रण है। ठीक है, अगला है, उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका संबंध था चेर वंश से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा करवाया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा इसको करवाया गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार देख लेते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह प्राचीन भारतीय वस्तु एवं दक्षिण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बनाया गया, एक ही पत्थर में बनाया गया है मंदिर। ठीक है, यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है। यह भगवान शिव को समर्पित है, क्वेश्चन पूछेगा बहुत बार। तो एलोरा कैलाश मंदिर तो शिव को समर्पित है। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित एलोरा नामक पहाड़ी पर 18 ब्राह्मण शैव मंदिर एवं 4 जैन गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। अजंता एलोरा की गुफाएं आपको सुना होगा नाम। ठीक है, मौर्य काल में प्रणयम था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन मौर्य काल की जितनी भी ये अलग अलग चीज़ें थी, इनको आप पढ़ेंगे, अलग अलग नाम जो थे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार एग्जाम में। तो ये था आपका एक आपातकालीन कर था, इमरजेंसी टैक्स का क्वेश्चन पूछेगा। मौर्य काल में प्रणयम क्या था, ये एक इमरजेंसी कर था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मौर्य काल रिलेटेड, इनको देख लेते हैं। तो मौर्य काल के अन्य प्रमुख कुछ का निम्न है, जिसमें बलि एक प्रकार का राजस्व कर था,
हिरण्य की बात करेंगे, ये एक अनाज के रूप में न लेकर नगद के रूप में दिया जाता था, अर्थात नगद कर था। रज्जु की बात करेंगे, भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर था रज्जु कर। विष्टि था निःशुल्क एवं श्रम अर्थात बेगार वाला कर। वितीत था आपका चारागाह कर। ठीक है, ये सब आपके मौर्य वंश से रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो नागभट्ट द्वितीय को किसके द्वारा यहाँ पे हराया गया था? तो ये हो जाएगा गोविंद तृतीय। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है 110 हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हजार दिनारी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है आपका, ये आता है आपका मलिक काफूर को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 111वां, निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था कह रहा है? ठीक है, ध्यान देना, नहीं है कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ताजुद्दीन अहलोत ये थे, नसरुद्दीन कुवाचा ये भी थे, अली मर्दान ये भी थे, मालिक अतुलिया ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 112वां है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 113वां है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की थी? तो इसकी रचना की थी अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो नूरजहां जुंटा का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है, ये बोला गया है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इल्तुतमिश थे, आसफ खान, हाँ महाबत खान यहाँ पे नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 115वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 115वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए 3 लोग का कैबिनेट मिशन जो आया था 1945 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पैथिक लॉरेंस थे, एलेक्जेंडर थे, क्रिस्टोफर क्रिप्स थे, बट जॉन साइमन इसमें नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो भारत के अंतर्गत हम वित्तीय विकेंद्रीकरण की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये शुरू किया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। ये किया था 1871 के आसपास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1872 है। ठीक है, इसको याद रखना, 1871-72। इसका 17वां क्वेश्चन है, गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो ये शहीद हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन होता है जब, उस टाइम पे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 118वां है, राजा राममोहन रॉय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनिस्ट किस भाषा में लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लिखी है फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 119वां, 1919 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौसानी में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये, और इसको इनके द्वारा भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा गया था। 120वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? 1 अगस्त 1949 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए अब इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप तो पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, याद भी होता है, तो यहाँ पे कोई भी वीडियो लंबा बनाने का कोई भी मीनिंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो सुदर्शन शाह थे, ये भी आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 122वां क्वेश्चन कह रहा है, कालू मेहरा का संबंध किससे है? अब कालू मेहरा जी के बारे में आप सबको पता है। ठीक है, 1857 में जो क्रांतिवीर संगठन बनाते हैं ये। ठीक है, तो 1857 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लोहाघाट बिसुंग क्षेत्र से आते हैं, बिलोंग करते थे। ठीक है, और कुमाऊं क्षेत्र में एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 123वां है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? कह रहा है तारीख़ बदायूनी, जहांगीरनामा, शाहजहाँनामा, बाबरनामा। देखिए बाबरनामा में उत्तराखंड के किसी, यहाँ पे कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में उत्तराखंड के इतिहास का कोई स्रोत नहीं मिलता है। बाकी आप तारीख़ बदायूनी पढ़ेंगे, जहांगीरनामा पढ़ेंगे, शाहजहाँनामा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो उस टाइम पे कुमाऊं और गढ़वाल के राजा थे। ठीक है, तो इनके समकालीन थे, जो भी मुगल के राजा रहते थे, इनके समकालीन, इनको भेंट वगैरह करते थे ये लोग। ठीक है, तो इनने इनकी अपनी पुस्तकों में इनका यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, पर बाबरनामा में ऐसा कुछ चीज़ें हमको नहीं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? केनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील? तो मैक्सिको से यहाँ पे विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, जो आपकी इक्वेटर है वो नहीं गुजरती है। ठीक है, और देखिए तीनों लाइनें जो गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये जितने हैं ये सब आपका जो कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से 3 के 3 जाती हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 125वां क्वेश्चन, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हो सकता है। ठीक है, तो यक्षगान, इसको याद रखना आप लोग, ये हो जाएगा आपका बी, यक्षगान। 126वां क्वेश्चन है 100, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, हिमालय, बहुत से लोग कहते हैं कि हिमालय सबसे बड़ी, हिमालय बड़ी नहीं है और हिमालय यंगफोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के अंतर्गत जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाली है, ये एंडीज़ माउंटेन जो है, ठीक है, ये आपका अमेरिका हो गया और कनाडा हो गया, और यहाँ पे आपका ये पनामा नहर हो गई, ये सब यहाँ पे चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, अमेजोन के जंगल हो गए, उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, आपको मैप पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंडीज पर्वतमाला है ये वाली, ठीक है, ये कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी है, तो एंडीज ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ठीक है, इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा एग्जाम में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं। देखिए भारत के अंतर्गत ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ये पूर्वी घाट, ये पश्चिम घाट, तो यहाँ पे तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे जो ये जगह है, इसको नीलगिरी कहते हैं, नीलगिरी। ठीक है, बायोसिटी हॉटस्पॉट इसको माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, राइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप के थ्रू ज्योग्राफी को पढ़िए, तो इससे आपकी चीज़ें क्या होंगी और क्लियर हो जाएंगी। 128वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती है। अब क्या कह रहा है, उत्तरी अटलांटिक, आपको पता होना चाहिए मैप में। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा या फिर बेंगुला। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंगुला हो जाएगा। ठीक है, तो बेंगुला की धारा क्या होती है, उत्तरी में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ये दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में कहते हैं रहती है, और एक क्या है, ठंडी जलधारा है। अब देखिए ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छा एटमोसफेयर बन जाता है, सबसे ज़्यादा मछलियाँ ना वहीं पे मिलती हैं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी या फिर सुमात्रा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ऐसे क्वेश्चन भी यूकेपीएससी अब पूछने लग गया है। ठीक है, तो पप्पुआ न्यू गिनिया आपने सुना होगा, ये अगर मैप की तरह, ये फिलीपींस वगैरह होता है प्रशांत महासागर में, ये आपका अमेरिका है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नीचे। ठीक है, ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, यहाँ जापान वगैरह, चाइना वगैरह इधर हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे पप्पुआ न्यू गिनिया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है, फोहन, आल्पस पर्वत, बोरा साइबेरिया, मिस्टल राइन घाटी या खमसीन मिस्र में। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं आते, इनको छोड़ दो। 150 क्वेश्चन में से आपको 10-15 क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ते हैं जो नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी 130 में से 90-100 नंबर आपको लाने होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइबेरिया। ये राइट नहीं है, बोरा वाला। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए अब विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आपको पता हो चाहिए, अमेजन रिवर है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, सबसे पहले नील हो गई, फिर अमेजन हो जाएगी, नाइल रिवर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आयंत्री चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, मेटाफोर्मिक रॉक होते हैं उसका उदाहरण नहीं है, तो डोलेमाइट चट्टानें जो होती हैं वो इसका पार्ट नहीं है। बाकी क्वार्टजाइट, मार्बल और नाइट्स क्या है, ये कायंत्री चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो डोलेमाइट नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डोलेमाइट क्या होती है, एक अवसादी चट्टान होती है, अवसादी होती है। ठीक है, कायंत्रित नहीं होती, अवसाद वाली होती है। 33वां है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य है, मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन या फिर बुंदेलखंड। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपकी जो अरावली है, ठीक है, जो राजस्थान से, सॉरी गुजरात के बॉर्डर से लेके दिल्ली रायसीना हिल्स, जो जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है वहाँ तक फैली हुई है और सबसे पुरानी मानी जाती है। ठीक है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो इसके और नीचे जो आपका यहाँ पे कह सकते हैं जो विंध्य श्रेणियाँ हैं, इनके मध्य की स्थिति जो बोल रहेगी वो कौन सी होती है, तो ये होती है मालवा प्लेटू, आपने सुना होगा। ठीक है, अगला है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है, तो कहते हैं क्यूबा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 135वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है, कह रहा है, बास्पा, रावी, ब्यास या स्पीति। तो इसमें से कौन सी नहीं होगी, तो रावी रिवर नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 136वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, कोपेन ने कहा था, स्टेप ने कहा था, थॉर्नवेट ने कहा था या फिर कोटेमसर ने कहा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहा था कोपेन के द्वारा। तो कोपेन के जलवायु आप पढ़ते होंगे, अलग अलग टाइप इंडिया वाला जलवायु को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, CWG क्या होता है, ET क्या होता है, तो आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन। ये यूकेपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, तो आप उनको जलवायु जो डिवाइड किए हैं भारत के अंतर्गत जो 9 भागों में बांटा गया है, उन सबको एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें, 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है।
आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर समताप मंडल। ये एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर होती हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी परत सममंडल, ठीक है, हेमोस्फीयर में नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो गैबन, गिनी, गुयाना या फिर गिनी बिसाऊ। तो इसमें से अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कौन सा नहीं है? तो देखिए गुयाना नहीं आ पाता है अफ्रीका में, ठीक है। बाकी गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ है। चल अगला क्वेश्चन है, भारत का पीटरसबर्ग किसको कहते हैं? भागलपुर, वाराणसी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर। तो जमशेदपुर को भारत का पीटरसबर्ग कहा जाता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माटाटीला बांध किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि माटाटीला परियोजना हो गई या सोन नदी, केन बेतवा को राइट टू लेफ्ट लगाओ, ईस्ट टू वेस्ट लगाओ। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ये क्वेश्चन भी पूछता था घुमा फिरा के, कभी गंगा की जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है सोन नदी, उसके बारे में बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो इसमें भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बेतवा, तो माटाटीला परियोजना कहाँ पर है? बांध ये आपका बेतवा रिवर पर है, ठीक है। चलिए अगला है, HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखता है? औरैया, गुना, आंवला, बरबराला, ठीक है। तो जो आंवला वगैरह है यूपी के अंतर्गत, बरेली के अंतर्गत, आपने सुना होगा, ठीक है, इसके बारे में। तो गुना, जो गुना है इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, HVJ के अंतर्गत नहीं आता है। HVJ का फुल फॉर्म क्या है? हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर के बीच जो पाइपलाइन जो होती है गैस वाली, ठीक है, ऑयल पाइपलाइन वगैरह। 142वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसमें से कौन रखता है? तो ये रखता है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमेशा एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उत्तराखंड के जो जनसंख्या वाला है उससे और एक नेशनल वाले से 2011 के अकॉर्डिंग। तो एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, आपको ये टॉपिक भी रेडी रखना है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो लक्षद्वीप का कह रहा है कि पार्ट ये यहाँ पे लक्षद्वीप जो आइलैंड है, ठीक है, तो इसका पार्ट ये नहीं है कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपका तिलौंचुंगा। आपको नहीं पता है, आपको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर कोई सब कुछ पता नहीं होता है किसी को भी, ठीक है। अगला है, देखिए कोपन वाला मैंने बताया था आपका, कोपन क्वेश्चन पूछता है तो आ चुका है, देखिए। तो मैं आपको क्या है, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, देखिए इसके ऊपर अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आपको लगता है कि किस टॉपिक में, मतलब आपको ये गाइडेंस टाइप में कि किस चैप्टर से क्वेश्चन को पढ़ें, किस चैप्टर को कवर करें, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक सही जो रोड मैप आपको। देखिए अपर पीसीएस के लिए अभी आपके पास 2 महीने का पूरा टाइम है, 2 से ढाई महीने का, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो ले आऊँगा, पर आपके जब कमेंट करेंगे उसके बाद ही लाऊंगा, ठीक है। मुझे पता ही चलेगा कि आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो देखिए कोपन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? अब विशाल मैदान की बात करेगा, एक बार रखना, सेंट्रल के अंतर्गत मैदान है, जैसे जैसे आप पहाड़ से नीचे को आते हैं, जैसे यूपी वाला रीजन हो गया, एमपी वाला, यहाँ पे गंगा का मैदान भी है। तो एक चीज़ रख लो, जहाँ पे इसने बोल दिया है ग्रेट प्लेन बोल दिया है, प्लेन मतलब मैदान, सेंट्रल एरिया वाला, तो CW डायरेक्टली आप दो सी, देखो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ऑप्शन नंबर सी। ये ट्रिक है, आपको बता रहा हूँ मैं, इस ट्रिक से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कोपेन ने भारत में विशाल मैदानों की जलवायु के लिए CWG का शब्दों का प्रयोग किया है। बस ये खत्म, आपको कुछ भी नहीं करना था, बस कुछ चीज़ें आपको याद, क्योंकि देखिए एग्जाम ना हमेशा पढ़ाई से ही नहीं निकलता है, एग्जाम में ना कभी कभी ना ट्रिक भी लगानी पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? अब उत्तराखंड का मैप बनाऊंगा मैं, तो पहली बात करेंगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। 1 2 3 4 5, तो 5 राज्य ऐसे हैं, सॉरी 5 जिले ऐसे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये नेपाल से, ये आपका चाइना से, तिब्बत, चाइना चाइना चाइना, ठीक है, क्लियर है आपका। और पिथौरागढ़ दोनों से लगता है, ठीक है, चाइना वाला भी और यहाँ पे नेपाल वाला भी, चंपावत नेपाल और उधम सिंह नगर भी नेपाल, क्लियर है आपको। जो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 46वां क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना, देखिए जनगणना अभी बोला था मैंने, जनगणना से क्वेश्चन आएगा और आने शुरू हो गए। भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य में किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है? देखिए पॉलिटी में तो बात करेंगे और हम देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रैपिड फायर में सबसे ज़्यादा यहीं पर आई है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव की बात करें, क्योंकि यहाँ से पलायन हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो नकारात्मक रहती दर्ज की गई, तो इसमें से कौन सा जगह? तो पौड़ी गढ़वाल का और आपका जो अल्मोड़ा का, ये नेगेटिव दर्ज किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पौड़ी गढ़वाल में -1.41, अल्मोड़ा में -1.28, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखिए मैंने बताया आपको 33 उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हैं, फिर देहरादून, फिर आपका हरिद्वार होगा, ठीक है। अगला है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क जो है इसमें क्या सम्मिलित है ये बताना है आपका। तो इसमें है आपका टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटकुल में संबंधित नहीं है। देखिए सिटकुल के अंतर्गत कौन सा नहीं है, रुड़की, सेलाकुई, सितारगंज, सेलाकुई है हरिद्वार है, सितारगंज है, पर रुड़की सिटकुल में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगी। 149वां क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, 149 क्वेश्चन है। खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो खैर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो खैर जो पाया जाता है ये पाया जाता है आपका सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जो उपोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं वहाँ पे खैर पाया जाता है। ठीक है, तो खैर उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है। यह प्रायः समस्त भारत में पाया जाता है। बबूल की तरह इसमें भी एक प्रकार का गोंद निकलता है। इस वृक्ष की लकड़ी से टुकड़ों से उबाल कर निकाला जाता है इसको। ठीक है, जिससे पान में चूने के साथ लगाकर खाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडरमा जो प्रसिद्ध है वो आपका अभ्रक के लिए, मिका के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखना। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों वीडियो को शेयर करना। साथ में कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर देना बहुत जरूरी है आपके लिए। साथ ही आपको मैंने बताया कि आपको जो 2-2.5 महीने का टाइम मिला है, लोअर पीसीएस जो 40 दिन बाद होने वाला है, 30 दिन बाद, आपके लिए एक रोड मैप चाहिए। तो आप कमेंट करेंगे तो उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा यहाँ पे कि आपको चीज़ों को कैसे लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मेहनत हो रही है यहाँ पे तो थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। आपका ये सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो आपके लिए मैं आगे ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।